सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है बड़ा भाई। क्योंकि हमारे पास जो केसेस आते हैं हम उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ हम ये बात शेयर कर रहे हैं कि हमारे पास जो केसेस आते हैं सबसे जो बड़ा मसला होता है बड़ा भाई जो वालिद के साथ कारोबार में साथ होता है। बाकी छोटे भाई होते हैं या बहनें होती हैं शादी करके चली जाती हैं, फिर कारोबार संभालने वाला होता है वो बड़ा भाई, बड़ा बेटा होता है। तो बड़ा बेटा क्या करता है वो अक्सर हमारे पास केसेस के रोशनी में वो अपने नाम पे प्रॉपर्टियां परचेज करना शुरू कर देता है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाता है, अपने अकाउंट में पैसे रखता है, जबकि वालिद को इस बात का इल्म नहीं रहता। और वालिद के इंतकाल के बाद अचानक से पता चलता है कि हमारा बड़ा भाई तो अपना कारोबार कर रहा था, हमारा बड़ा भाई तो अपने प्रॉपर्टियां परचेज कर रहा था, जबकि रिकॉर्ड पे वो सिर्फ वालिद के साथ काम कर रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करें? जो भाई हैं, जो बहनें हैं, क्या वो अपने भाई से तो ऐसा नहीं मांग सकते? क्योंकि वो तो क्लेम करेंगे जो प्रॉपर्टी उनके वालिद के नाम पर थी, जो बड़े भाई के नाम पर प्रॉपर्टी है, जो बड़े भाई के बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, जो बड़े भाई के अकाउंट पे जो कंपनियां मिल फैक्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, उनसे कैसे वो क्लेम कर सकते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो भी क्लेम कर सकते हैं। कैसे? सूट फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन। सूट फॉर बेनामी ट्रांजैक्शन वो केस होता है जो आप ये कहें कि ये पैसे हमारे वाले साहब के थे, लेकिन प्रॉपर्टी नाम पे की गई बड़े बेटे के, लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ट्रांसफ़र की जाए, हम सारे जो भी वर्षा है, लीगल हेयर है, उन सब के नाम पर ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाए। अब सब कोर्ट आपसे सवाल करेगी कि भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी आपके वाले साहब के पैसों से परचेज की गई है और ये मैं आपको कैसे दे दूं? सवाल तो बनता है। अब इसका सवाल का सिंपल कानून में तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको कोर्ट देखती है और ये फैसला करती है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला होता है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्या है उस बंदे की जिसके नाम पर प्रॉपर्टियां हैं, बैंक अकाउंट है, वो करता क्या है? उसकी कोई एंटिटी, उसका कोई कंपनी, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन, उसका कोई कारोबार, कोई सोर्स ऑफ इनकम, उसको प्रूव करना पड़ेगा। जो बंदा बेनामी क्लेम कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम प्रूव करे। उसके पास प्रॉपर्टी की पोजीशन होनी चाहिए, उसके पास ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके पास मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए, उसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि मोटिव होना चाहिए। जो क्लेम कर रहा है कि वो असल प्रॉपर्टी का मालिक है और बड़ा भाई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, वालिद का पैसा था, तो आपको ये साबित करना होगा कि वालिद ही कमाते थे, वालिद के नाम पे कारोबार था, वालिद के पैसे थे, जबकि बड़ा भाई कुछ भी नहीं करता था। तो अब एक सवाल तो पैदा होता है कि जो कुछ नहीं करता वो प्रॉपर्टी कहाँ से ले रहा है? तो ऐसे केसेस में कोर्ट उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को, उस बैंक अकाउंट्स को सील कर देती है, उसके उसका स्टेटस को का एक स्टे ऑर्डर पास कर देती है कि ना कोई सेल कर सकता है, ना कोई परचेज कर सकता है, ना कोई इस प्रॉपर्टी में अल्ट्रेशन कर सकता है, ना कोई कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश कर सकता है। ये सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता। तो ऐसे केसेस में अक्सर जो है वो प्रॉपर्टी सारे लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबको अपना अपना हक मिलता है, हिस्सा मिलता है। अब कुछ लोग बेनामी ट्रांजैक्शन क्लेम करते हैं जो एग्रीड पार्टी होते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ा जो बेटा होता है, मतलब बड़ा बेटा मैं एक ऐसे कह रहा हूँ जस्ट लाइक कोई भी हो सकता है, वो जो बड़ा बेटा होता है वो अपने वालिद से अपने नाम पे वसीयत करवा लेता है, या फिर वो अपने नाम पे गिफ्ट डीड रजिस्टर करवा लेता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस टाइम पे जब उसका इंतकाल का टाइम होता है, या जब वो बीमार होता है, या उसके घर पे वालिद रह रहा होता है, उस टाइम पे ये सारी कार्रवाई होती है। अब देखा जाए अगर कानून की रोशनी में तो ये सारी ट्रांजैक्शन
नल एंड वाइड है, इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। कंसेंट विद फ्री कंसेंट ट्रांजैक्शन जो है अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। और वो जो वसीयत की बात मैंने आपसे की, वसीयत कभी भी वर्षा के लिए नहीं हो सकती। मतलब वालिद अपने बच्चों को बेटों के नाम बेटियों के नाम कभी भी वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत जो होती है वो एक 1/3 प्रॉपर्टी का जो 1/3 हिस्सा होता है वो उसके नाम पे करनी होती है जो लीगल हेयर्स में नहीं आता, जो लीगल हेयर्स में नहीं आता, जो वर्षा में नहीं आता, उसके नाम पे जो है वसीयत होती है। और वो अगर 1/3 से ज़्यादा है तो वो भी लीगल हेयर्स जो हैं बेटे बेटियां, उनकी कंसेंट ज़रूरी है, उनका राज़ी होना उसमें ज़रूरी है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू शरीयत बता रहा हूँ आप। ये चीज़ तो हो गई क्लियर। अब आ गई गिफ्ट पे बात। अगर गिफ्ट पे बात करें तो गिफ्ट पे एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। गिफ्ट गिफ्ट जो है वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उस गिफ्ट की पोजीशन हैंड ओवर ना की जाए। के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड पोजीशन। अक्सर हम क्या करते हैं, गिफ्ट में लिख देते हैं कि ऑफर एक्सेप्टेंस एंड पोजीशन हैंड ओवर कर दी गई। लेकिन जब गिफ्ट करने वाला वालिद का इंतकाल होता है तो उसकी जो जो प्लेस होती है, जो इंतकाल की जगह होती है, वो वही घर होती है जो वो गिफ्ट कर चुका था। मतलब एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं होती है, इंक्लूसिव पोजीशन होती है। तो इसको भी कोर्ट कहती है कि ये तो पोजीशन गिफ्ट कंप्लीट ही नहीं हुई, इसको तो हम गिफ्ट कंप्लीट नहीं कहेंगे। कानून तो कहता है कि पोजीशन फिजिकली हैंड ओवर करनी है। बिल उसके नाम से आ रहे हैं, चीज़ें सारी उसके नाम से हो रही हैं, सारी चीज़ें वो खुद पे कर रहा है, घर पे वो खुद रहता है, इंतकाल वहीं पे हुआ है। अगर किराए पे है तो एग्रीमेंट वो खुद कर रहा है, और साइड पे आपने गिफ्ट डीड बना के रख दी, तो वो गिफ्ट डीड कोर्ट कैंसिल कर देती है। कोर्ट कहती है ये गिफ्ट डीड हुई नहीं। अगर पोजीशन हैंड ओवर हुई होती, डॉक्यूमेंट्स फाइल हैंड ओवर हुई होती, उसके साथ साथ ऑफर एक्सेप्टेंस हुई होती, तो फिर हम कहते कि ये गिफ्ट वैलिड। तो वो भी हम कैंसिल करवा लेते हैं अगर किसी का हक डिप्राइव किया जा रहा हो तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं जो विरासत के केसेस में किसी के हक को डिप्राइव करने के लिए जो लोग हैं वो मुख्तलिफ टेक्टिक्स इस्तेमाल करके सब रजिस्ट्रार को घर बुला के सब इम्प्रेशन करवा के बायोमेट्रिक करवा कुछ भी मतलब कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कितने फ्रॉड हो रहे हैं और कोर्ट भरी पड़ी है फ्रॉड के केसेस से, और सारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, कोई बाहर के लोग नहीं होते। तो इसीलिए ये अवेयरनेस की वीडियो है। अगर आपको पसंद आई है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हाफ़िज़।